देखिए बच्चों, मैं आपके सामने आ चुका हूं और जैसा कि मैं डेली आपके लिए मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि जैसे ही यूपीपी का पेपर नज़दीक आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, आपके लिए डेली की डेली आपके लिए शीट्स लेकर के आऊंगा जिसमें मिक्स क्वेश्चन दिए हुए होंगे। अब इस वाली शीट में बहुत ही सारे मिक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें आपको हर प्रकार का सवाल देखने के लिए एक एक चैप्टर से मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इन्हीं सारे चैप्टर्स पर ध्यान देते हुए बहुत अच्छे से सारी की सारी चीज़ों को करना है। डेली मैं आपके लिए 18, 19, 20 क्वेश्चन जितने भी यूपीपी में आते हैं लेकर के आऊँगा, जिसमें कभी लेवल बहुत आसान होगा और कभी लेवल हार्ड होगा। लेकिन मैं इतनी बात की गारंटी देता हूं कि जब ये हम सारे के सारे सेशन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि इसमें मैं इन शीटों में मैं हर प्रकार का सवाल करा दूंगा, आसान सवालों से लेकर के अच्छे सवालों की तरफ और ज्यादा टफ सवालों की तरफ भी बढ़ेंगे। तो आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में मैंने ये वाली शीट बंटवाई है। जिन बच्चों के पास शीट मिल गई है वो अच्छा है, जिन 2-4 बच्चों को वो शीट ना मिली हो तो वो यहां पर अपने सॉल्यूशन देख सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में पूछेंगे, मैं क्लास में भी बता दूंगा, लेकिन यहां देखेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो ये सभी बच्चों के लिए है जो आपके यूपी पुलिस के बच्चे जो हमसे पुराने भी जुड़े हुए थे, नए भी जुड़े हुए थे। तो आइए देखते हैं, नए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहां पर डीपीपीएस यानी डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस शीट में जो मैं सवाल लेकर के आया था आपके लिए, तो इसमें सबसे पहला सवाल मैं आपका ये लेकर के आया हूं। ध्यान से पढ़ लीजिए इस सवाल को। पहला सवाल यह है कि एक निश्चित राशि पर 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर को दर्शाया गया है, जो कि 24 रुपए बता रहा है। वो कह रहा है मूल राशि क्या है। मैं इसका प्रॉपर मेथड जैसे आपको क्लासेस में सिखाया गया है वो भी बताता हूं और जो इसकी शॉर्ट ट्रिक है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो देखो बेटा, करते क्या है, करते ये हैं कि जैसे कभी भी मान लो आपका इस तरीके से 4% दिया हुआ है तो टीचर्स हमें समझाते ही हैं कि 4% अगर दिया हुआ है तो 4% का फ्रैक्शन 1/25 बनता है। जी साहब, 1/25 बन जाता है। और अगर 1/25 बन गया है और अगर वो 2 वर्षों की बात कर रहा है तो आप क्या करते हो कि 25 का वर्ग करके पी को 625 लेट कर लेते हो। अब आप कहते हो कि 625 पर 2 बार ब्याज लगेगा। 2 साल की बात है। पहले साल 1/25 के हिसाब से 25 रुपए का ब्याज मिलेगा और फिर 1/25 के हिसाब से फिर से 25 बार में कट जाएगा, 25 रुपए का ब्याज मिलेगा। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब 2 सालों के साधारण ब्याज की बात मैं कहूं तो 25 और 25 मिलाकर के 50 हो गया। लेकिन करते क्या है कि अगर दूसरे साल से पहले कोई ब्याज है तो उस पर भी 1/25 का ब्याज मिलता है, तो 25 से कम 25, तो 1 रुपए का ब्याज आपको मिल जाएगा। यहां पर क्वेश्चन में उसने साफ साफ कह रखा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर जो है वो 24 रुपए का है। अगर आप देखते हैं ध्यान से तो ये पूरा जो है ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज बनता है, जिसको आप 25 और 25 और 1, 25, 25, 50 और 1, 51 कहेंगे। और साधारण ब्याज जो है वो आपका 25 और 25, 50 कहेंगे। जो आपका डिफरेंस है वो 1 का बैठेगा, यानी 1 का ही मतलब आपको कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। अगर आपका 1 का मतलब 24 है तो आपको किसका मतलब निकालना है, आपको 625 का मतलब निकालना है। तो आप 625 की गुणा 24 से कर देंगे। तो 625 की गुणा जैसे ही 24 से करेंगे तो आप जानते हैं 24 पंजे 120, 0 आ जाएगा, 12 हासिल लगेगा। 24 दूनी 48, 48 और आपका 12 कितना हो जाएगा, 60, 6 हासिल लगेगा। 24 छंग 144 होता है, बाद में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,000। तो 15,000 आपका आंसर हो जाएगा। ये एक तरीका स्कूल में फ्रैक्शन मेथड, कोचिंग में फ्रैक्शन मेथड से बताया जाता है और ये सवाल आप इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन मैं आपको क्या बताता हूं कि पेपर में जब ये सवाल आएगा तो पेपर में आपको ये सवाल थोड़ा सा जल्दी करना है। तो थोड़ा सा जल्दी करना है तो किस तरीके से करना है बेटा, कि देखिए ये वाला मेथड तो है, ये वाला मेथड आप कॉपी कर लीजिएगा। लेकिन कभी भी इस तरीके से 2 साल के लिए डिफरेंस की बात आएगी, 2 साल के लिए डिफरेंस की बात आएगी तो आप याद रखना डिफरेंस बराबर पी होता है, R इंटू R अपॉन 100 इंटू 100 होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अगर फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ है, नॉर्मल 4%, 5%, 10%, 20% की राशि दी हुई है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा करके सवाल को तुरंत कर सकते हो। यहां पर आपसे मूल राशि यानी पी की वैल्यू पूछिए। डिफरेंस जो है वो आपको 24 दिया हुआ है। पी रखिए, आर का मान लगा दीजिए। आर का मान आपको कितना दे रखा है, 4%, तो 4 गुणा 4 रख दीजिए। नीचे आप 100 गुणा 100 रख दीजिए। इसमें क्या होगा, जब आप 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा और इस 4 से काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा। 25 और 25 की गुणा होती है 625, यानी अगले स्टेप में 24 गुणा 625 आप कीजिए और पी की वैल्यू ले जाइए। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 15,000 आ जाएगी। तो बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन था जिसको आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते थे। छोटा सा सवाल है, अगर आप इसको जल्दी करना चाहते हैं
तो आप इस वाले मेथड का प्रयोग करेंगे, इस मेथड से सवाल जल्दी हो जाएगा। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, ठीक है। बढ़ते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जैसे बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन ये आ गया, दूसरा क्वेश्चन आपका ये आ गया, या यहां पर आप ये ध्यान से देखेंगे तो दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, दूसरे क्वेश्चन में कहता है ABC 3 साझेदार हैं और एक व्यापार में शामिल है। 3 साझेदार एक व्यापार में शामिल है। इसमें वो आपसे ये पूछता है कि A की दुगनी पूंजी B की तिगुनी पूंजी जितनी है। A की दुगनी पूंजी B की तिगुनी पूंजी जितनी है, ठीक है बेटा। और आगे आपसे पूछता है कि B की पूंजी C की पूंजी की चौगुनी है। एक स्टेटमेंट ये दे दिया, कहता है साल के अंत में 16,500 रुपए का मुनाफा हुआ। तो आपसे पूछता है कि बताइए कि B का हिस्सा क्या है, B का हिस्सा क्या है या A का हिस्सा क्या है, जो भी आपसे पूछे। तो बहुत ही आसान सवाल है। तो आप कहिए कि ABC 3 साझेदार हैं, A की दुगनी पूंजी। भैया A की दुगनी पूंजी कहोगे तो 2 गुना A लिखूंगा, है ना। किसके बराबर है, B की तिगुनी पूंजी जितनी है, तो B की तिगुनी पूंजी जितनी है तो 3 गुना B लिखूंगा। यहां से मेरे पास A और B का एक रेशो निकल करके आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब मैं अगला स्टेटमेंट पढ़ूंगा। अगले स्टेटमेंट कहता है B की पूंजी C के पूंजी के 4 गुने के बराबर है। B की पूंजी C की पूंजी के 4 गुने के बराबर है, यानी 4 गुना C के बराबर है। तो यहां से B और C का एक स्टेटमेंट 4/1 निकल करके आ जाएगा। इतना काम आप आराम से कर सकते हैं। अब आपको और चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि क्या ध्यान रखना है, जैसे आपका यहाँ पर B 2 दिया हुआ है, यहाँ B 4 दिया हुआ है, तो दोनों को बैलेंस कर लीजिए, यानी यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ये 6 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। अब आप आराम से A का, B का और C का रेशो बता सकते हैं, जिसमें A कितना बैठ रहा है आपका 6 बैठ रहा है, B कितना बैठ रहा है 4 बैठ रहा है, और C कितना बैठ रहा है आपका 1 बैठ रहा है। तो 6 4 10 और 1 11, जिसमें 11 की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है कि 11 की वैल्यू है 16,500। तो 11 की वैल्यू अगर 16,500 है तो आपकी 1 की वैल्यू क्या होगी, 1500। अब आपसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है B का हिस्सा कितना होना चाहिए। तो B का हिस्सा है 4, 4 की वैल्यू बता दीजिए, 15 चौका 60, यानी 6000 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 6000 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो हम आराम से इस सवाल को कर सकते हैं। बेटा जिनको सॉल्यूशन देखना है वो सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए बेटा आइए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से मैं चीजों के सॉल्यूशन बताऊंगा। बस आपको ये करना है कि जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं उसी तरीके से आप पढ़िए। जिसको पूछना है सवाल पूछिए, डाउट अपने क्लियर कीजिए। आइए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल मैं आपको दिखा देता हूं। देखो बेटा तीसरा सवाल ये है, कार्य समय का सवाल है तीसरा। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कह रहा है रणवीर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। रणवीर है आपका, रणवीर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। जी साहब हमने मान लिया। कहता है और राजा रणवीर से 50% अधिक कुशल है। राजा जो है वो रणवीर से 50% अधिक कुशल है। वैसे तो 50% का फ्रैक्शन होता है आपका 1/2, लेकिन आपको नॉर्मल तरीके से बता रहा हूं। राजा रणवीर से 50% कुशल है, यानी ये 100 करेगा तो ये 150 काम करेगा। अब बना लो फ्रैक्शन, दिक्कत आ रही है। 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में। ये काम है, एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का मतलब यानी राजा 3 काम करेगा तो रणवीर 2 काम करेगा। अब रणवीर भाई साहब के बारे में बता रखा है कि रणवीर भाई साहब क्या करते हैं, उस काम को 6 दिन में पूरा कर देते हैं। अरे 6 दिन में पूरा कर दिया रणवीर भाई साहब ने, तो टोटल कितना काम किया होगा। और रणवीर भाई साहब तो वही 2 ही काम कर पाते थे, 2 काम कर पाते थे और 6 दिन में काम को पूरा कर दिया, यानी रणवीर भाई साहब ने टोटल 12 काम किया होगा। 12 काम किया होगा। और अगर 12 काम कह दिया जाए राजा बेटा तुम करके दिखा दो, तो राजा बेटा 12 काम कितने दिन में करेंगे, एक दिन में तो करते हैं 3 काम। तो भाई साहब 12 काम जो है वो आपका 4 दिन में कर देंगे, तो 4 डेज जो हो जाएगा बेटा इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर था आपका 4 डेज। बहुत ही आराम से आपने कर दिया। सॉल्यूशन देख लीजिए, समझ लीजिए, कॉपी कर लीजिए इसको, बहुत ही आसान है।
मैंने आपको बताया ही, मैं बहुत प्रेम प्रेम में सारे क्वेश्चन करा दूंगा, आपको बिल्कुल भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आसान आसान छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिसको आप बड़े आराम से कर सकते हैं। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये देखो चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल शीट में आपके यही क्वेश्चन मैंने दिया है। चौथा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से बड़े प्यार से चौथा क्वेश्चन एक बार मेरे बच्चों पढ़ लीजिए। चौथा क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा भाई साहब। क्या कहता है? चाल समय दूरी का क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। कहता है एक आदमी 22 सेकंड में 600 मीटर की दूरी तय करता है। एक दूरी है ना, पहले बना लिया करो इस तरीके से, ऐसे बना लिया करो कि ये एक 600 मीटर की दूरी है। अब इस 600 मीटर की दूरी को है वो 22 सेकंड में 600 मीटर की दूरी तय करना चाहता है। इस 600 मीटर की दूरी को वो 22 सेकंड में तय करना चाहता है। ठीक है साहब। कहता है वह 25 मीटर प्रति सेकंड की दर से आधी दूरी तय करता है। आधी दूरी का मतलब हो गया बेटा ये 300। ये 300 मीटर की जो दूरी है वो 25 मीटर प्रति सेकंड से वो तय करता है। यानी आधी दूरी 600 का आधा 300 हुआ, 25 मीटर प्रति सेकंड से तय करना चाहता है, तो कुछ समय तो लगा होगा। तो समय कितना लग गया होगा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल होता है तो 300 बटे 25 करूंगा तो आपको पता चलेगा कि 12 सेकंड में उसने इसको पार कर लिया होगा। 12 सेकंड में पार कर लिया होगा और 600 मीटर की दूरी तय करना चाहता है 22 सेकंड में। तो 22 सेकंड में से 12 सेकंड तो इसको लग गए, यहां पर ही 12 सेकंड लग गए। तो बेटा अब 10 सेकंड ही तो बचे ना। और ये जो 10 सेकंड में ये जो आधी दूरी बची है ये 300 मीटर बची है। इस 300 मीटर की दूरी को वो 10 सेकंड में पार करना चाहता है। तो वो पूछ रहा है इसकी चाल क्या होगी, तो चाल होता है बेटा दूरी बटे समय। तो दूरी आप 300 रख दीजिए और समय 10 सेकंड रख दीजिए। मेरे बच्चों बिल्कुल आराम से आंसर आ जाएगा आपका 30 मीटर प्रति सेकंड। इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। इसको देख लीजिए, 30 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर है। आप आराम से इस सवाल को कर सकते हैं। सॉल्यूशन देख लीजिए, समझ लीजिए, बड़े आराम से मैंने कराया है और आराम से ही आप लोगों को भी करना है। तो आपका 30 मीटर प्रति सेकंड जो है आधी दूरी, उसको तय करने में समय लगेगा। आगे देखते हैं। आगे देखने के लिए 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन कहां से है बेटा? 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा आ गया है हमारे मेंसुरेशन से। 5वां क्वेश्चन मेंसुरेशन से आ गया, मेंसुरेशन से है ना, मेंसुरेशन से है हमारा क्वेश्चन। दिखाई दे रहा है आपको 5वां क्वेश्चन हमारे मेंसुरेशन से। 5वें क्वेश्चन में क्या कहता है, एक बार बेटा इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। पढ़ना जरूरी है बेटा, क्वेश्चन को आराम से नहीं पढ़ेंगे तो कैसे करेंगे सवाल। आराम से पढ़िए, आराम से पहले पढ़ना सीखिए, पढ़ने के बाद उसको अप्लाई करना सीखिए, तभी मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा मेरे भाई। आ जाइए। कहता है एक गोल मेज की परिधि 88 मीटर है। अब कई बच्चे घूम जाते हैं कि गोल मेज परिधि क्या होता है। बेटा परिधि होता है ये सरकमफ्रेंस, ये वाली चीज, इस चीज की लंबाई, इसी को परिधि सरकमफ्रेंस कहते हैं। वो उसने 88 मीटर आपको दे रखी है। इस मेज, वो क्या कह रहा है, इस मेज की सतह जो है, मेज की सतह का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखो परिधि सरकमफ्रेंस दी हुई है तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। और सर्किल का सरकमफ्रेंस यानी गोल मेज की परिधि जो होती है वो परिधि कितनी होती है बेटा? 2 पाई आर होती है। 2 पाई आर होती है। तो 2 पाई की जगह होता है 22/7। आर की जगह आप आर रख दीजिए और आपका कितना होगा, ये मिला करके 88 मीटर के बराबर होगा। 22 से आप काट दीजिए, 4 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा। बेहतरीन तरीके से आर का मान आपका 14 आ गया। ये आर का मान आपने निकाल लिया। मीटर में था और मीटर में ही आपने इसकी त्रिज्या निकाल दी। वो आपसे कहता है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा क्षेत्रफल कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है कि सर्किल का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह लगा दूंगा 22/7। आर का स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख देता हूं, 14 गुणा 14। 7 से काटूंगा तो 7 दूनी 14, 22 दूनी कर सकता हूं मैं 44 गुणा 14, 14 चौक 56, 14 चौक 56 और 5 कितना हो जाएगा 61। 616 वर्ग मीटर जो है वो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आपका काम हो गया था। ए आंसर हो जाएगा बेटा। बड़े आराम से हम इस सवाल को कर देंगे। सॉल्यूशन देख लो।
2 पाई आर उसकी परिधि दी थी जिसको मैंने 88 के बराबर रख दिया था। आर की वैल्यू मैंने वहां से 14 निकाल ली, जो कि मुझे निकाल लेनी थी क्योंकि मुझे क्षेत्रफल बताना था। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर को मैंने खोल करके 2 बार 14 गुणा 14 लिख दिया। सॉल्व कर लिया, 616 वर्ग मीटर आंसर आ गया। बेहतरीन था ये भी सवाल, है ना। आगे बढ़ते हैं और सवालों की तरफ। छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल देखो अच्छा सवाल है, छठा सवाल अच्छा सवाल है। संख्या पद्धति का सवाल आप कह सकते हो इसको। थोड़ी सी छोटी सी चीजें लगेंगी इसमें, आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए, बाकी फिर आपको मजा आ जाएगा। अगर आपको छोटी छोटी चीजें बारीकियत से पता है, नहीं पता है तो मैं हूं आपको बताने के लिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि आप देख लें, समझ लें इस सवाल को। छठा सवाल है। छठा सवाल आपसे क्या कहता है? छठा सवाल आपसे ये कहता है कि 5a7 335 जोड़ने पर 8b2 प्राप्त होता है। 5a7 एक नंबर दिया हुआ है, 5a7, इसमें आपको कितना जोड़ना है बेटा? 335 जोड़ना है। जब आप 335 जोड़ते हैं तो आपको एक नंबर मिलता है, उस नंबर का नाम है 8b2, है ना। तो 8b2 प्राप्त होता है। लेकिन 8b2 के साथ एक चीज है कि 8b2 जो है वो 3 से विभाज्य है, मतलब 3 से कटना चाहिए, और 3 की विभाज्यता का नियम है कि अंकों का योग 3 से कट जाता है। अब वो कहता है 335 जोड़ने पर 8b2 प्राप्त होता है। जब मैं 7 और 5 को जोड़ता हूं तो 12 आता है, यानी यहां 2 आया है, तो निश्चित रूप से यहां पर 1 हासिल आ रहा होगा, ये बात निश्चित है। और यहां पर कहता है यहां पर 5 और 3 जोड़ करके 8 आ रहा है, यानी यहां से किसी भी प्रकार का कोई हासिल प्राप्त नहीं होगा। तो आप देखो यहां 1 लिखा है, यहां 3 लिखा है, 3 और 1 मिलाकर के हो जाता है आपका 4, 3 और 1 मिलाकर के हो जाता है आपका 4, ये 3 और ये 1 मिलाकर के, ये 3 और 1 तो जुड़ने ही जुड़ने हैं, 4 हो जाता है। अब आपके पास क्या आता है? पहला मान a का आता है 8। अगर आपने 8 रख दिया तो 8 4 12 हो जाएगा और हासिल आने लग जाएगा, इसलिए हम ये नंबर नहीं ले सकते। इस बात का आप ध्यान रखिए, ये नंबर हम बिल्कुल भी नहीं ले सकते, कतई नहीं ले सकते ये नंबर, क्योंकि हासिल आने लगेगा। और लास्ट लाइन मेरे को ये दे रखी है कि लास्ट लाइन में मुझे पता है कि लास्ट लाइन में 5 और 3 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ये नंबर नहीं हो सकता। अगर मैं 2 उठा करके रखता हूं तो देखिए 4 तो इन दोनों का टोटल ही आ रहा था, 3 और 1 4 का, यहां पर आ गया 2। जैसे मैं अगर यहां पर 2 रख दूं, मतलब एक ही जगह 2 रख दूं, तो 6 आ जाएगा। तो 6 आ जाएगा तो आपका नंबर जो है वो बन जाएगा 862। आप 862 को देखिए, 8 और 6 14, 14 और 2 16, तो 16 बन रहा है। तो क्या ये 3 से कटता है? तो नहीं कटता है, तो ना 8 आंसर होगा ना 2 आंसर होगा। अब आइए आप 1 रख लीजिए। तो जब आप यहां पर क्या करते हैं, a की वैल्यू 1 रखते हैं तो 3 और 1 4 हो जाता है ना। 3 और 1 4, तो ये हो गया आपका 3 4 और 1 रख दिया तो 5, तो यहां पर b की वैल्यू आने लग जाएगी 5। a की जगह आपने क्या रखा? a की जगह आपने 1 रखा, तो 4 तो ये था ही, a की जगह आपने रखा 1, तो टोटल हो गया यहां पर 5, यानी नंबर बनेगा 8 5 2। तो 8 5 13, 13 2 15, 15 3 से कट जाता है, यानी 1 रखने पर ये a की वैल्यू हो सकती है, इसको हम सही मान सकते हैं। लेकिन एक नंबर और है हमारे पास 4, तो जब हम 4 रखते हैं तो 4 + 4 कितना हो गया आपका? 8 हो गया, है ना। तो यानी वो जो नंबर आना चाहिए वो आपका नंबर क्या आना चाहिए? 8 और 8 2 आना चाहिए। 8 8 16, 16 और 2 कितना हो गया आपका? 18 हो गया। बेटा ये नंबर भी कट जा रहा है 3 से, और ये नंबर भी 3 से कट जा रहा है। 8 5 13, 13 और 2 कितना हो गया? 15। ये भी नंबर कट जाता है, ये भी नंबर कट जाता है। लेकिन ध्यान से देखेंगे, उसने a का अधिकतम मान पूछा है, तो a का अधिकतम मान 1 लें या a का अधिकतम मान 4 लें, तो हम 4 लेंगे। इस प्रकार से यहां पर जो आंसर आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन है, आप अपने आप करके देखेंगे तो ज्यादा बेटर है। मैं एक बार और इसको थोड़ा सा समझा देता हूं, क्योंकि बीच में फोन आने लगा था तो मैं डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा सा, इसीलिए मैं इस सवाल को दोबारा से समझा देता हूं। समझ लीजिए दोबारा से। देखिए 7 5 12 आएगा, 12 में आपका 1 कैरी आएगा, और यहां 5 3 8 है, तो 8 आ रहा है, यानी यहां पर भी यहां पर 1 आएगा ही आएगा, यहां पर 3 आएगा ही आएगा। तो 1 और 3 मिलाकर के 4 आ गया। मैंने क्या करा, ये तो 4 आ ही रहा था, जब मैंने यहां से ये 8 उठा करके रखा, जब मैंने यहां पर 8 उठा करके रखा इसकी जगह, तो यहां पर 8 उठा करके रखूंगा तो 8 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहां कोई नंबर ऐसा नहीं आना चाहिए जिसमें हासिल मिले, इसका मान नहीं हो सकता। मैंने 2 उठा करके रखा, मैंने यहां पर 2 उठा करके रख दिया, तो जब मैंने 2 रखा तो 1 और 2 3 हो गया, 3 और 3 हो गया 6, यानी यहां पर जो नंबर आना चाहिए वो 862 आना चाहिए।
2 रखने पर। लेकिन 8 6 2 जो है, 8 और 6 14, 14 और 2 16, ये नंबर जो है 16 जोड़ करके आ रहा है, ये 3 से नहीं कटेगा, इसलिए आंसर 2 भी नहीं हो सकता। जब मैं यहां पर 1 उठा करके रखता हूं, जब मैं यहां 1 उठाता हूं तो ये हो गया 1 और 1 2 और 2 और 3 5, यानी बी का मान 5 आ जाएगा, तो 8 5 2 बन जाएगा। तो आप देखोगे 8 5 13, 13 और 2 15, ये नंबर 3 से कट जाता है। लेकिन जब आप 4 उठा करके रखते हो, यहां पर एक ही जगह 4 रखते हो, तो आपका नंबर आता है 4 और 1 5, 5 3 8, यानी 8 8 2 आता है। तो 8 8 16, 16 और 2 18, ये नंबर भी पूरा पूरा कट जाता है। तो पूरा पूरा तो ये भी कट रहा है, ये भी आंसर होना चाहिए, ये भी आंसर। लेकिन ए का अधिकतम मान पूछा है, तो अधिकतम मान आपका कहां सेटिस्फाई हो रहा है, यहां पर। तो ए का अधिकतम मान कितना होना चाहिए बेटा, 4 होना चाहिए। आराम से सॉल्यूशन को देख लीजिए, समझ लीजिए और प्रेम से इसको उतार लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें ए का अधिकतम मान पूछा था, इस तरीके का क्वेश्चन आपका आ जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन जो है आपका एलसीएम एचसीएफ में इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। 7वां क्वेश्चन, ये शीटें बेटा आपको डेली मिलेंगी, है ना। आपको मेहनत करनी है, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबके सॉल्यूशन जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, है ना। देखिए इधर अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए जरा। 10 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों की संख्या, है ना। 4 अंकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखो मैं इसको छोटे तरीके से भी कर सकता हूं और इसका प्रॉपर मेथड भी बता देता हूं कि पहले 10 15 और 20, 10 15 और 20 का हम यहां पर एलसीएम ले लेते हैं, 60 आ जाता है। तो जाहिर सी बात है जो 60 से कटेगा वो आपका 10 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या रखा है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। आप इसे 60 से काट करके देखो। जब मैं 60 से काटूंगा तो 60 एकम 60 आएगा, कितना बच जाएगा, 3 और 9 बच जाएगा, 9 उतरेगा, 6 बार में कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो आपका 3 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, फिर 9 उतरेगा, फिर आपका 6 बार में कितना आ जाएगा, 6 छंग 36, 360 आ जाएगा, फिर 3 और 9 आ जाएगा। यानी 3 और 9 जो आ रहा है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। 3 और 9 कैसा आ रहा है आपका, एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर इस 39 को आप इसमें से निकाल देते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो 9999 में से 39 को आप माइनस कर दीजिए, तो आपका 99 60 जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हो 99 60 को। और उसने कहा था 10 15 20 से विभाजित होनी चाहिए, तो देखो बेटा 10 15 20 से विभाजित होनी चाहिए। तो 15 का मतलब 5 3 15। पहली बात तो लास्ट में 0 आना चाहिए, तो भाई सबके लास्ट में 0 आ रहा है। 10 से और 20 से विभाजित, ये नहीं, ये गलत हो गया। अब यहाँ 999 आ रहा है, तो 999 आ रहा है, तो यहां पर आप जब 6 से इसे काटोगे तो ये दिक्कत कर जाएगा। 6 से नहीं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, 15 से, है ना, आपको पूरे से काट करके भी देखना है। तो आपका 4 से ये नहीं कटेगा, क्योंकि 4 पंजे 20, है ना, लास्ट के 2 नंबर कटने चाहिए। फिर आप यहां पर करोगे 9 9 18, 18 और 8 26, ये भी नहीं कटेगा। तो आपका एक ही नंबर है। अगर आप इस पर 2 का, 3 का, 5 का और 4 का अगर विभाज्यता का नियम लगाते हैं तो यहां पर भी पता चल जाता है। आइए देखते हैं 8वां सवाल है। 8वां सवाल ऐसे ही हो जाएगा। वो कह रहा है इसमें इकाई का अंक कौन सा है, तो देखो 3 अट्ठे 24 आएगा, 24 का 4 ले लो, 4 सत्ते 28 आ जाएगा, 28 में 8 छंग 48 ले लो, 48 का 8 आ जाएगा। यानी इकाई का अंक लास्ट में कितना बच जाएगा, 8। इकाई का अंक निकालते समय क्या करते हैं, हमेशा लास्ट वाले नंबरों की गुणा कर लेते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। 8 के बाद इसमें आएगा क्वेश्चन आपका अब 9वां सवाल। 9वां सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा। 9वें सवाल पर आ जाते हैं। देखिए 9वां सवाल। नवे सवाल में बेटा सुनील एक कार्य 4 दिनों में पूरा करता है। यह है आपका 9वां सवाल। कहता है सुनील एक काम 4 दिन में पूरा करता है, दिखाई दे रहा होगा। तो सुनील मान लो 4 दिन में काम को पूरा कर रहा है, जबकि दिनेश 6 दिन में। सुनील 4 दिन में और दिनेश कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। कहता है यदि रमेश सुनील से
3/2 तीव्रता से कार्य करे। 1.5 का मतलब कितना हो गया बेटा, 1 सही 1/2 का मतलब 3/2 हो गया। तो रमेश जो है, रमेश सुनील से 1.5 गुना क्षमता से कार्य करता है, यानी ये 2 काम करता है तो ये 3 काम करता है। सही है। यहां पर ये जो बात कर रहा था डेज की बात कर रहा था। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो 2 दूनी 4, 2 तियां 6, यानी ये 3 काम करेगा तो ये 2 काम करेगा। यहां पर सुनील का काम है 2 और यहां पर सुनील का काम है 3, तो यहां पर 3 वाले को आप 2 से गुणा कर दीजिए और 2 वाले को आप 3 से गुणा कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2 तियां 6, 2 दूनी 4, और यहां पर आपका हो जाएगा 3 तियां 9 और 3 दूनी 6। मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो सुनील 6 काम कर रहा है, और अगर दिनेश का देखा जाए तो दिनेश 4 काम कर रहा है, और अगर रमेश का देखा जाए तो रमेश 9 काम कर रहा है। तो इनके काम का एफिशिएंसी का रेशियो जो आ जाएगा 6, 4, 9 आ जाएगा। अब कहता क्या है, जो कहता है उस बात को समझिए। क्या कहता है, कहता है यहां पर कि सुनील एक कार्य 4 दिन में पूरा कर लेता है। देखो सुनील तो करता है 6 काम, 4 दिन में उसने करा होगा 6 चौक 24 काम, यानी ये जो काम हो गया ये आपका टोटल काम हो गया, टोटल काम हो गया। आपको किससे कराना है काम, आपको काम कराना है, तीनों मिलकर के काम करें तो ये काम कितने दिन में पूरा है, 6, 4, 10, 10 और 9, 19, तो 24 को आप 19 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 19 से कम 19, 1 सही 1/19, 1 सही आपका 5/19, 1 सही 5/19 आपका आंसर आ जाएगा, 1 सही 5/19। कितना आसान सवाल था। तो इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। सबसे पहला काम है बैलेंस करने का, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, सबका काम देखना पड़ेगा कौन किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, 10वें क्वेश्चन के लिए आपको कोई प्रॉपर मेथड नहीं देखना है ना। 10वें क्वेश्चन के लिए आपको कोई प्रॉपर मेथड नहीं देखना है, ध्यान रखना है। 10वां क्वेश्चन क्लास में ही पढ़ाते टाइम हम बता देते हैं कि अगर वस्तु के अंकित मूल्य पर A% और B% की 2 क्रमिक छूटें दी गई हैं तो अकेली छूट जो होती है, समतुल्य बट्टा जो होता है, वो A + B - AB गुणा 100 के बराबर होता है। ऐसे ही आप आ जाओ, अब ये आ जाओ 11वें सवाल पे। 11वां सवाल आपका आ गया, 11वां सवाल। तो 11वें सवाल में आपको ध्यान रखना है, जैसे 11वां सवाल है ये आपका, तो 11वें सवाल में एक दुकानदार ने 600 रुपए अंकित मूल्य की एक कुर्सी खरीदी, 15% और 20% के 2 क्रमिक बट्टों पर खरीदी। तो आप, उन्होंने खरीदी है, आप यहीं पर इसको सही कर दो। देखो आप यहां पर इसको सही कर दो कि जैसे 600 की वस्तु है, पहले 15% का बट्टा मिला तो मैं तो ये कर देता हूं 85/100, जो अगर सीधी सीधी राशियां हैं। तो 20% का बट्टा मिला तो 80/100, तो यह 80% में बिक गई। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 5 से 17 बार में ये कट गया, और 5 से 5 दूनी 10 ये कट गया, 2 चौक का 8, 6 चौक 24, 24 गुणा 17 हो गया, यानी 17 चौक 68 और 17 दूनी 34, 34 और 6 408 रुपए की वो बिक गई। अब उनने खरीद ली और 28 रुपए क्या करा, उसके परिवहन पर भी खर्च कर दिया, तो 28 रुपए परिवहन पर खर्च कर दो। तो 8 8 16 का 6 हासिल लगा, 1 2 और 1 मिला के कितना हो जाएगा 3, 436। उसकी जेब से जो गया वो 436 रुपया गया, और उसने जो बेचा था वो 545 में बेचा था बेटा। तो अगर आप अंतर ले लो तो 15 में से 6 गया 9 आ जाएगा, और यहां 3 में से 3 जीरो, 545 है ना, तो 0 और 1 इतने का खर्चा, 109 का लाभ हो जाएगा। 109 का लाभ किस पर हो जाएगा, आपको 436 पर हो जाएगा, गुणा 100 से कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पूरा का पूरा 4 बार में कट रहा है, और 4 से ये 25 बार में कट रहा है, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो 25% आ जाएगा। तो कोई भी सवाल ऐसा नहीं आ रहा है कि जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करे, सारे ही सवाल आसान है। एक बार फिर से समझ लो, 600 रुपए अंकित मूल्य था, पहले 15% का बट्टा था तो 85/100 कर दिया, 20% का बट्टा था तो 80/100 कर दिया। आंसर आ गया आपका 408 काट कूट करके, यानी 408 में दुकानदार ने खरीदा, और दुकानदार ने उस कुर्सी के परिवहन पर 28 रुपया खर्चा कर दिया, तो 408 के बाद 28 रुपए भी उसकी जेब से गया, 436 रुपए हो गया। 436 वाले सामान को 545 में बेचता है तो 109 का लाभ करता है, 109 का लाभ करता है, 436 पर गुणा 100 से कर दी, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 25% आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 13वां सवाल। 13वां सवाल बड़े आराम से करेंगे। 13वां सवाल देखिए बेटा,
13वें सवाल में 13वां सवाल एक बार पढ़ लीजिए। 13वां सवाल जो है वो आपका अनुपात समानुपात का ही है। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, बिना ऑप्शन के भी कर सकते हो। तो जैसे आपका 3 संख्याओं का अनुपात 2, 3, 4 दे रखा है, तो आप पहली को 2x मान लो, दूसरी को 3x मान लो, तीसरी को 4x मान लो और इनका स्क्वायर कर दो। इनका स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके वर्गों का योग दे रखा है, तो इनके वर्गों का योग करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4x स्क्वायर, 9x स्क्वायर और 16x स्क्वायर। सब मिलाकर के किसके बराबर दिया हुआ है? आपका दिया हुआ है ये सब मिलाकर के 1856 के बराबर है। तो जब आप इन तीनों को जोड़ते हो तो कितना आता है? 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29x स्क्वायर बराबर 1856। जब आप इसे काटोगे तो ये 64 बार में कट जाएगा, यानी x की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 8 आ जाएगी। यानी पहली संख्या अगर आपसे पूछता है तो 8 दूनी 16 हो जाएगी, दूसरी संख्या 8 तियां 24 हो जाएगी और तीसरी संख्या 8 चौक 32 हो जाएगी। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 16, 24 और 32 हो जाएगा। आप इस सवाल को आराम से कर सकते हो और जरूरी नहीं है कि आपको वैसे ही करना है। आप इस सवाल को बाई ऑप्शन भी कर सकते हो। देखो पहला अनुपात, पहली बात है 2, 3, 4 का अनुपात है, तो 8 एकम 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौक 16। जी बिल्कुल अनुपात सेम है। अगर 8, 12 और 16 को मैं लेता हूं तो 8 का वर्ग होता है 64, 12 का वर्ग जो होता है मेरे पास 144 और 16 का वर्ग जो मैं करता हूं तो 256। बेटा ये 200 है, ये 100 है, 300 समथिंग बैठेगा या मान लो हद से हद 400 बैठ जाएगा, 1856 थोड़े ना बैठ जाएगा। तो 1856 ये आंसर कभी नहीं हो सकता। आओ बेटा जरा 16, 24 और इसको देखते हैं। 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 8 चौक 32। भाई अनुपात तो सही बैठ रहा है, अनुपात सही बैठ रहा है। वर्ग करके देखते हैं। 16 का वर्ग कितना होता है मेरे बच्चे? 256। 24 का वर्ग कितना होता है बेटा? 576 और 32 का वर्ग कितना होता है भाई? 1024 होता है। इन सबको जोड़ करके देख लेते हैं। हाँ ये 1000 से ऊपर पहुंचा है तो हो सकता है ये आंसर हो। देखो 6, 6, 12, 12 और 4 कितना हो गया? 16 का 6 हासिल लगा 1, 5 और 1 6 हो गया, 7, 5, 12 और 1 13, 13 और 2 कितना हो गया आपका? 15 का 5 हासिल लगा 1, 5, 2 7 और 1 8 हो गया और 1856 जो है आपका आंसर आ गया। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप x मान करके करो, समय बचाने के लिए बस इतनी दूर में भी इस सवाल को आप कर सकते हो। दोनों मेथड अच्छे हैं, आप दोनों मेथड उतार सकते हो। आपका जो 14वां सवाल है वो औसत से है। पहले आप इस सॉल्यूशन को आराम से देख लो, पढ़ लो, तसल्ली कर लो, तभी आगे बढ़ेंगे बेटा, है ना। मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको शीटें डेली दूंगा और इसके सॉल्यूशन करा दूंगा। कहीं पर भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। केसीजी एकेडमी के चैनल पर आइए, आराम से इसको ढूंढिए और अपने क्वेश्चनों को बिल्कुल बढ़िया से कर लीजिए। मैं आराम से कराऊंगा, जल्दीबाजी नहीं मचाऊंगा। हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन था ये आपका 14वां क्वेश्चन। ठीक है बेटा, 14वां क्वेश्चन देखो। 14वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 14वां क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। कहता है पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है ना। और 4 संख्याओं का औसत कितना है? 12 है ना। सब पढ़ा है हमने, पदों का योग बटे पदों की संख्या, सारी चीजें पढ़ी हैं। सब पढ़ने के बाद भी ये क्वेश्चन ऐसा आ गया कि इसमें ना ही कुछ भी नहीं दे रखा है, किसी भी संख्या का मान नहीं दे रखा है। कह रहा है पहली 3 संख्याओं का औसत। भाई पहली 3 संख्या A B C मान ली हमने, इनका औसत निकालना है तो 3 से भाग देना पड़ेगा। अब ये कहता है कि इनका औसत जो है वो क्या है? चौथी संख्या का दुगना है। देखो लिखा हुआ है ना चौथी संख्या का दुगना है। चौथी संख्या भी नहीं पता, मैंने 2D कह दिया, मतलब D जो है वो चौथी संख्या दुगना है इसलिए 2 लगा दिया। इस 3 की गुणा अगर मैं इधर मार दूं तो A + B + C मेरा कितना बैठ जाएगा? 3 दूनी 6D बैठ जाएगा। सही है बेटा, 6D बैठ गया। अब कहता है चारों संख्याओं का औसत 12 है, तो चारों संख्याओं का औसत 12 है, यानी चारों संख्या को जोड़ करके कितना आना चाहिए? 12 चौक 48, यानी योग जो आना चाहिए 48 आना चाहिए। क्योंकि अगर औसत 12 है, 4 संख्याएं हैं, 4 से गुणा करोगे तो योग जो आएगा 48 नहीं आएगा, 48 ही तो आएगा। अब ABC का मान आपने ऊपर कहा था कि 6D है, तो ABC का मान मैं यहाँ 6D रख देता हूँ प्लस D रख देता हूँ, 48 रख देता हूँ। बेटा ये 7D हो जाएगा, 7D 48 के बराबर हो जाएगा, तो D का मान 48/7 आ जाएगा। तो बड़े आराम से ये सवाल हो गया। आराम से, बिल्कुल आराम से करेंगे सवालों को। और जैसे भी सवाल हैं, जितने भी हैं, रोज रोज एक शीट करेंगे। एक दिन में 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अगर हो रहे हैं तो आप पेपर तक तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो जाएंगे। और आप देखना इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है। 15वें क्वेश्चन में कहता है वह राशि ज्ञात कीजिए
जिस पर 1.5 वर्षों में 10%, सवाल को पढ़ लीजिए आराम से, है ना, वह राशि ज्ञात कीजिए। कौन सी राशि ज्ञात कीजिए? वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1.5 वर्षों के लिए। मैंने आपको बताया कि इसमें फ्रैक्शन मेथड भी है, आप फ्रैक्शन मेथड भी लगा सकते हैं, और अगर आपको जल्दी करना हो तो आप डिफरेंस वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अर्धवार्षिक जोड़ने पर कह रहा है, यानी 1.5 वर्ष के बन जाएंगे 3 छमाही, और 10% का बन जाएगा 5%। अंतर दे रखा है आपको 244, तो 3 वर्ष के लिए भी मेरे पास एक फॉर्मूला है। हालांकि मैं फ्रैक्शन मेथड से भी इसको बड़े आराम से कर दूंगा, लेकिन पेपर में अगर जल्दी करना है तो भाई डिफरेंस का फॉर्मूला यहां पर याद कर लो। डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा? P इंटू R इंटू R, 3 वर्ष के लिए है ये, R प्लस 300 अपॉन 100 इंटू 100। जितनी बार R आएगा उतनी बार गुणा में 100 आएगा। मैं कह रहा हूं इसको फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आपको याद है, अगर ये फॉर्मूला याद है तो जल्दी हो जाएगा। P की वैल्यू बताइए। P की वैल्यू हमें नहीं पता, डिफरेंस हमें दे रखा है 244। P की वैल्यू तो हमें निकालनी है ना, तो कह रहा है वह राशि ज्ञात कीजिए, तो P की वैल्यू तो हमें निकालनी है। R की वैल्यू क्या है भाई साहब? R की वैल्यू अब यहां पर हम 10% नहीं 5% लगाएंगे, क्योंकि अर्धवार्षिक गणना हो रही है, तो ये 305 हो जाएगा, यहां 100 आ जाएगा। आइए बेटा काटते हैं इसे, 5 से 5 दूनी 10, 20 आएगा। 5 से मैं काटूंगा, ये 20 आएगा। 5 छंग 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 आएगा। देखिए अगर आप 4 से गुणा करते हैं तो ये 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 से पूरी बार कट जाता है। 2 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, तो 32 ही आ जाएगा। 1 2 3 0 आ जाएंगे, तो P का मान आ जाएगा 32,000। यानी ये फॉर्मूला याद है तो आप इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल सेकंडों में कर सकते हैं, है ना। अगला पेज कैसा आएगा? तो सॉल्यूशन देखिए, उतार लीजिए, जहां जहां शॉर्ट ट्रिक्स आपको दिखाई दे रही हैं उन शॉर्ट ट्रिक्स को आप अपनाते रहिए। आगे देखते हैं बेटा, आगे ये 16वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 16वां क्वेश्चन आ गया है आपके पास, ये है ना। तो 16वां क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, सोलहवां क्वेश्चन है। अरे इतना खतरनाक, ये भी मिटा ला ये तो। आ जाओ जी, आ जाओ, अरे इधर आ जाओ भाई साहब, ये आ गया आपका 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, बड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्षों में 1.44 गुना हो जाती है, 1.44 गुना हो जाती है, तो उस पर ब्याज की वार्षिक दर आपको बतानी है, ठीक है ना। तो एक बहुत ही आसान सा मैंने मेथड बता रखा है आपको कि देखिए 1.44 गुनी हो जाने का मतलब क्या है। देखो 1.44 गुनी, 1.44 गुनी होने का मतलब क्या है? पॉइंट हटा दो, 2 जीरो बढ़ा दो। कहने का मतलब है 100 थी तो 2 वर्ष में कितनी हो जा रही है? 2 वर्ष में आपकी 144 हो जा रही है। और जब भी 2 वर्ष का सवाल आए, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आए, तो 2 वर्ष में अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट लेने से क्या होता है, 1 साल की बात आ जाती है कि 1 साल में ये 10 से 12 हो रही होगी। तो 10 से 12 हो रही होगी तो दर कितनी लग रही होगी? देखो 2 की तो वृद्धि हो रही है 10 पर, और गुणा 100, तो कितने आराम से सवाल आ गया, दर आ गई आपकी 20%। तो बेहतरीन, ऐसे ही 2 साल का गैप आएगा तो अंडर रूट ले लेंगे, और 3 साल का गैप आएगा तो क्यूब रूट ले लेंगे। बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है बेटा। आओ 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन भी आ गया, ये रहा 17वां क्वेश्चन। समझिए 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन क्या है? कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल। देखो बेटा, यार ये क्यों ना मिटल रहा? क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना है। आयत आपने देखा होगा इस तरीके का होता है, और वर्ग जो होता है वो इस तरीके का होता है। इसमें भुजा होती है ए, इसमें लंबाई चौड़ाई होती है।
कह रहा है आयत के क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल के बारे में क्या कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, इसका ये 3 गुना है। जी साहब, हमने मान लिया 3 गुना है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है, तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना रख दिया। उस आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर रख दी। चौड़ाई की बात करता है और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा की 3/2 गुना है। चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा की 3/2 गुना है। किसकी 3/2 गुना है? वर्ग की भुजा की। तो चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा की 3/2 गुना है, और ये 3a स्क्वायर के बराबर है। तो आपका इससे ये कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से आप काटेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 10 आ जाएगी। आपसे पूछा भी यही था कि भुजा की लंबाई कितनी है, तो 10 है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। 2 आपको मेंसुरेशन के क्वेश्चन देखने के लिए मिल गए, तो बहुत अच्छी बात है ना। सॉल्यूशन देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अब यहाँ पर आप देखिए अगला क्वेश्चन आ गया। हम अगला क्वेश्चन लेकर के आपके लिए आ गए, 18वां और 19वां। अठारहवां क्वेश्चन देख लीजिए। 18वां क्वेश्चन पढ़िए एक बार। 18वां क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलजेब्रा का है, तो बच्चा हो सकता है इसको देख करके थोड़ा सा घबरा गया हो। 18वां क्वेश्चन देख करके बच्चा थोड़ा सा घबरा सकता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसका बहुत ही अच्छा मेथड आपको बता देता हूं। 18वां क्वेश्चन ये है कि आपको इस तरीके से दिया हुआ है ए स्क्वायर करके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आप इसको खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको खोलोगे तो 2a माइनस 2b माइनस 2c माइनस 3 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखना, छोटे थे तो एक फॉर्मूला पढ़ा था, वही फॉर्मूला बना रहा हूं। माइनस का 3 इधर लेकर के आऊंगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और प्लस के 3 को मैं 1 + 1 + 1 लिख सकता हूं। तो मैं इसको लिख रहा हूं ए स्क्वायर प्लस 1, और इसके साथ मैं इसको इधर लेकर के आ रहा हूं 2a को, तो माइनस का 2a हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर के साथ प्लस 1 ले रहा हूं और इस 2b को इधर लेकर के आ रहा हूं तो प्लस 2b हो जाएगा। सी स्क्वायर के साथ मैं प्लस 1 ले रहा हूं, क्योंकि 3 1 थे तो 3 बार 1 थे, एक बार 1 यहां ले लिया, एक बार 1 यहां ले लिया, एक बार इसके साथ ले लिया। ये माइनस का 2c था, इधर आएगा तो प्लस का 2c हो जाएगा, और ये बराबर 0। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला बन गया a - 1 का होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला बन गया आपका b + 1 का होल स्क्वायर, और ये बन गया c + 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। 3 संख्याओं के वर्गों का योग 0 हो ही नहीं सकता, है ना। कोई सी भी 3 संख्याएं लोगे उनके वर्गों का योग 0 बैठेगा ही नहीं, एक ही कंडीशन पर बैठेगा, अगर अंदर वाली चीजें सारी 0 0 0 हैं। तो अगर a - 1 को 0 के बराबर रखूंगा तो a की वैल्यू 1, b + 1 को 0 के बराबर रखूंगा तो b - 1, c + 1 को 0 के बराबर रखूंगा तो c की वैल्यू -1। अब यहां पर आपसे उसने पूछा है 4a - 3b उसने पूछा है 4a - 3b प्लस 5c का मान पूछा है। तो 4 गुणा 1 रख देता हूं, माइनस माइनस प्लस का 3a × 1 आ जाएगा, और फिर ये माइनस प्लस माइनस माइनस का ये कितना आ जाएगा, 5 गुणा 1 आ जाएगा। तो 4 3 कितना हो गया, 4 3 7 हो गया, 7 में से 5 गया 2 आ गया। तो यहां पर आंसर आ जाएगा आपका 2। एक 19वां सवाल रह गया है। तो 19वां सवाल कई तरीके हैं करने के, मैं तो आपसे सीधे सीधे सिंपल बताता हूं कि अगर सीधे सीधे फ्रैक्शन दिए हुए हैं तो आराम से कर लो। आप कह दो कि जैसे भैया 100 रुपए की चीज है, 10% का डिस्काउंट है तो 90% का बिकेगा, 20% का डिस्काउंट है तो आपका 80% में बिकेगा, 80/100 में। 40% का डिस्काउंट है तो 60% में बिकेगा। बस इसी को सॉल्व कर लो फिलहाल के लिए। 2 0 से आपके 2 0 कट जाएंगे, 1 0 से ये 0 कट जाएगा। 9 8 72, 6 दूनी 12, है ना, और 6 7 42 42 और 1 43, और 10 से भाग दोगे तो 43.2।
100 का सामान 43.2 का बिक गया, यानी 56.80 की आपको छूट मिल गई। तो ऐसे कर सकते हैं, फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, कई तरीकों से कर सकते हैं। तो ये थे आपके 19 सवाल जो मैंने आज आपको दिए थे। नीचे इसके आंसर की दी हुई है, तो आंसर की से भी मैच कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके सॉल्यूशन इसी तरीके से यूट्यूब पर डालता रहूं, तो आप मुझे फॉलो कीजिए, हमारे केसीजे एकेडमी के चैनल को फॉलो कीजिए और रेगुलर आप इसमें जुड़ते रहिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।